चलो क्वेश्चन नंबर 1 to 11, जिस किसी को भी डाउट हो, मॉड्यूल नया वाला मॉड्यूल फिजिक्स का, फिजिक्स 1 एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 11, जिसको डाउट हो वो सिर्फ क्वेश्चन नंबर डाल दो, जिसको डाउट हो वो सिर्फ क्वेश्चन नंबर डाल दो। चलिए अगर आपके क्वेश्चन आ गए तो लिखने की जरूरत नहीं है। अरे अजय सर ने आज सेशन लिया होगा तो उन्होंने भी तो कुछ क्वेश्चंस करवाए होंगे। चलो आज मेरा अजय सर से कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाया था तो ठीक है, आज मैं करवा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम से अगर अजय सर करवा देंगे तो मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है। ये सारे करवा दिए हैं क्या? चलिए ठीक है, अगर करवा दिए हैं तो ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 से 19 में बताओ, क्वेश्चन नंबर 12 से 19 में। चलो अभी इस पे डिस्कशन मत करो, 12 से 19 के बीच में जो डाउट्स हैं वो बताओ। 19 क्वेश्चन, ठीक है। 14 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 18, 15, 17, 13 सब पूछोगे क्या नालायको? चलो मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 एकदम आसान है। इसमें कहा है x बराबर a t की पावर 4, y बराबर b t क्यूब, ये पूछा है, ठीक है। तो dx बाई dt कर दो और dy बाई dt कर दो। अब ये तुम्हें dx बाई dt कितना हो जाएगा, 4at क्यूब, और ये कितना हो जाएगा 3bt स्क्वायर। उसके बाद पूछा है dy बाई dx, तो इसको डिवाइड कर दो इससे, dy बाई dt इंटू डी टी बाई डी एक्स, डिवाइड करा तो ये कैंसिल हो गया, dy बाई डी एक्स बन जाएगा, अर्थात 3bt स्क्वायर 4at क्यूब, ये गया इससे 3/4b80, दिस इज द आंसर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 13 भी है। 13 देख लेते हैं, आ जाइए सब लोग। अरे ठीक है आदित्य, तुम मतलब अभी इधर ही ध्यान दो यार बेटा, सभी लोग इधर ध्यान दो। जो डिस्कस हो गए नहीं हो गए पाप नहीं लग जाएगा, 2 बार हो जाएंगे डिस्कस को, है ना। वो बहुत सारे थे क्वेश्चन और ऑलमोस्ट सारे हो गए थे डिस्कस, अब एक आध क्वेश्चन के पीछे लड़ो मत क्लास में। a बराबर 5t स्क्वायर 4t प्लस 8, एक मेटेलिक डिस्क है। डिस्क होती है ना प्लेट, एक प्लेट है जिसका एरिया ऐसे ऐसे टाइम के साथ बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करो, dA बाई dt, दिस विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, इट विल बी 10t प्लस 4। t बराबर 3 सेकंड पर तुम्हें यही काम करना है। t बराबर 3 सेकंड पे कितना एरिया होगा, 34 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, सॉरी। आई बात समझ में? अब मैं 14th नहीं बता रहा, जिस किसी को भी 14th डाउट है वो खुद सॉल्व करेगा, सेम ऐसा ही है, ठीक है। अरे अश्विन सिंह राजपूत भैया, ये पढ़ाया गया है, तुम्हारा कहाँ ध्यान है? ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, कहाँ पढ़ाए हैं? डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर, जवाब दो, गायब हो गए। 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? A particle move along a straight line 3y equal to x plus 5. Which coordinate change at faster rate? कौन सा कोऑर्डिनेट तेजी से बढ़ रहा है? तो dy by dt कर दो,
3 टाइम्स बराबर dx बाई dt, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो होने वाला है 0। तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ x, और ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ y। तो जो x है वो 3 टाइम्स ऑफ y है, तो x कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 3 टाइम्स ऑफ y। तो x क्या हो गया, फास्टर हो गया। हाँ ना बोलिए, इस पर भी नहीं दिख रहा गजब कर रहे हो यार। अरे डिफरेंशिएट तो करना है तुम्हें, कंपेयर करना नहीं आता क्या? इधर देखो मैंने ऐसा लिखा है 3 इंटू वाई बराबर एक्स, तो बड़ा कौन हुआ, वाई हुआ या एक्स हुआ? बड़ा कौन हुआ यार, वज्र जवाब दो। नहीं ऋषि अभी बाकी है। बस तो फिर आंसर समझ गए होगे तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 भी हो गया। 16th क्वेश्चन क्या है, ये मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। 16th क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है स्लोप के बारे में, 2 बार स्लोप पढ़ाया है। जिसको नहीं बना 16 स्लोप का लेक्चर रिवाइज करो। 2 बार स्लोप में कॉन्सेप्ट बताया है मैंने, ये भी बताया है 16th और 17th, याद करो। क्या ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया मैंने? बिल्कुल स्लोप का लेक्चर फिर से सुनो और खुद ही सॉल्व करो इसको। 16 17 तो मैं नहीं बताने वाला। 15 हो गया, 18 और 19। 18th क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व। देखो एक कर्व बना दिया है उन्होंने ऐसा, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 के बीच में, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है। तुम्हें इंटीग्रेशन करना है y dx 2 से 3 तक। सर आपको कैसे पता लगा? क्योंकि एरिया अंडर द कर्व सिर्फ इंटीग्रेशन देता है, ये मैंने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में बताया था। एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेशन देता है, ये मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में बताया था। और अभी यहाँ पर लिमिट है x बराबर 2 से x बराबर 3 की। क्या है यहाँ पर लिमिट जो है वो है x बराबर 2 से x बराबर 3 की। तो जल्दी से सॉल्व कर लो और बता दो क्या आ रहा है। चलिए ठीक है। हाँ तो आंसर आप लोगों का सबका आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा है, उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। अभी तो ठीक है यार, कोई कोई को नहीं हो रहा होगा, एक आध बार हो गया होगा, वो स्क्रीन चेंज हुई थी तो। अभी मैं भी विजिबल होऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना? और व्हाइट वाली स्क्रीन भी विजिबल होगी। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स dx 0 से 4। देखिए मैं आपको बहुत डिटेल में तो मॉड्यूलस फंक्शन नहीं पढ़ाने वाला, लेकिन मैं इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का एक तरीका सिखा देता हूं आप लोगों को। आप लोगों को उसी को फॉलो करना है। क्यों फॉलो करना है, कैसे करना है, मैं समझाता हूं। सभी लोग ध्यान से देखेंगे भैया। इस इक्वेशन में अगर मैं x की जगह पर 1 रख दूं, क्या रख दूं मैं? x की जगह पर 1 रख दूं तो इक्वेशन बन गई क्या? 0। बोलो। तो 1 ऐसा पॉइंट है, तो जैसे कि हमने x की जगह पर अगर 1 रख दिया
तो y क्या बन गया हमारा 0। अच्छा, अभी इधर देखो, अगर ध्यान से सुनना सभी बच्चों, यदि इधर जाने लगे हम इस तरफ, किधर जाने लगे हम, दिख रहे हैं डॉट्स दिख रहे हैं आपको, अगर हम इस तरफ जाने लगे तो हमारी इक्वेशन में आंसर नेगेटिव आने लगेंगे, सॉरी पॉजिटिव आने लगेंगे। मतलब 0 से -1 रखा, -2 रखा, -3 रखा, तो आंसर कैसे आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। देखो x की वैल्यू, मतलब यहां पे आपको इस फंक्शन को दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में। कैसे, पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो इसको ऐसा लिखो, 1 - x अगर इंटीग्रेशन होता है जीरो से लेके, अगर इंटीग्रेशन होता है 0 से लेके 1 तक, कहां तक, x की वैल्यू 1 से छोटी रखते जाएंगे हम, तो आंसर क्या आते जा रहे हैं, पॉजिटिव आते जा रहे हैं। लेकिन अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी रख दी, मैं मॉड को तोड़ना सिखा रहा हूं यहां पर। सभी बच्चे बाद में मेरे से मत पूछना ये क्यों करा, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन का काम होता है किसी भी चीज को पॉजिटिव बना देना। mod of -2 will be 2 only, mod of -3 will be 3 only। ठीक है, तो मॉड्यूलस फंक्शन का काम होता है किसी भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देना। मैं इसको ब्रेक करना सिखा रहा हूं तुम्हें। तो कैसे ब्रेक करोगे, तुम खुद देखो, 0 से 1 के बीच में तुम अगर मॉड हटा दो तो 1 - x में 0 से 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू डाल लो, 1 डाल लोगे तो 0, 0 डाल लोगे तो पॉजिटिव, तो 0 से 1 के बीच में आंसर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। ठीक है, फिर लिखो 1 - x, और अब कहां से कहां तक करना है, अपर लिमिट देखो 4 की है, तो 1 to 4। अब बच्चों जब 1 to 4 इंटीग्रेट करोगे, 1 से ऊपर कुछ भी वैल्यू डालो, आंसर कैसा आएगा, आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। तो यहां पे एक ऑटोमेटिकली बाहर साइन लगा दो अपनी तरफ से नेगेटिव। अपनी तरफ से क्यों लगवा रहे हो सर साइन, अपनी तरफ से साइन इसीलिए लगवा रहा हूं मैं क्योंकि अब हमारा जो आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा और वो हमारे इस बेसिक फंक्शन को सेटिस्फाई कर देगा। आई बात समझ में, अच्छा यहां तक समझ में आया था क्या, 1 to 4 लिखा है ये तो समझ में आया था। अब अपनी तरफ से एक माइनस साइन लगा दो। अपनी तरफ से एक माइनस साइन लगाने का मतलब क्या हुआ, अपनी तरफ से एक माइनस साइन लगाने का ये मतलब हुआ कि अब जो ये पूरा क्वेश्चन आपने दो पार्ट में तोड़ा है ये बेसिकली इसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हर बार तो आंसर पॉजिटिव ही आने। अरे यार, आई ना बात समझ में, ठीक। अब इंटीग्रेट कर लो जैसा करते हो, तो क्या लिखोगे, 1 - x dx का इंटीग्रेशन करना है ना, तो dx का x² 2 0 to 1 प्लस माइनस साइन है x - x² 2 1 to 4, x - x² 2 0 to 1 प्लस x² 2 माइनस x 1 to 4। देखो मैंने कहीं भी क्वेश्चन में ब्रैकेट अभी ओपन नहीं किए हैं, तो तुम भी मत करना, ऐसा मत कहना x² 2 x² 2 काट दो, नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है क्वेश्चन में। अब वैल्यूज रखो, 1 - 1/2 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16/2 माइनस 4, फिर माइनस साइन लगेगा 1/2 माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करो, 1 - 1/2 ये बन जाएगा 8 -4 -1/2 प्लस 1, ये 1 - 1/2 ये कैंसिल हो गए, 8 में से 4 गए तो कितने बचे,
4, 4 और 1 5, तो आंसर इसका 5 होना चाहिए। देख लो एक बार, दिस इज द आंसर। मैं चेक करूं, 19 का 4 5। समझ में आया सभी को? किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। डाउट हो इसका मतलब ये नहीं पूरा एक्सप्लेन करो, कहाँ डाउट है, किस पॉइंट पे कंफ्यूजन हुआ वो बताओ। मेरे ख्याल तक यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने इक्वेशन लिखना सिखा दी और इंटीग्रेशन सिखा दिया। डाउट जहां से हो वहां से बताना। अरे यार चहक, डायरेक्ट इंटीग्रेट करना होता तो मैं पागल था क्या? मेरे को मजा आ रहा था क्या तुम्हें डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कराने में? मैंने माइनस थोड़ी हटाया, मैंने तो माइनस लगा के इंटीग्रेट कर दिया जतिन। मैंने इसको दो पार्ट में, अब मैं इसका रीजन समझाता हूं। देखो मेरी बात सुनो, अब मैं इसका रीजन समझाता हूं कि व्हाई वी हैव ब्रेक डाउन दिस फंक्शन इनटू टू पार्ट। क्योंकि एक ऐसी वैल्यू आ रही थी x बराबर 1 की जहां पर y बराबर क्या हो रहा था 0। इसको मैथ्स की भाषा में कहते हैं कि x बराबर 1 पे y डिफाइन नहीं हो रहा था। अब जब डिफाइन नहीं हो रहा था तो इंटीग्रेशन का अपने आप में अर्थ क्या होता है? इंटीग्रेशन का अपने आप में अर्थ होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ना। अब जब तुम छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ोगे तो x बराबर 1 पे तो y एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तुम वहां पे कैसे जोड़ दोगे इस इक्वेशन को? कंसेप्चुअली बात समझा रहा हूं। छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ने निकले तो x बराबर 1 पर तो y 0 हो गया, वहां पर तो y एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो कैसे जोड़ पाओगे? तो इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या करा, हमने 0 से 1 इंटीग्रेट करा और 1 to 4 इंटीग्रेट करा। हमने y वाले पार्ट को छोड़ दिया, 1 वाले पार्ट को छोड़ दिया। देखो इसीलिए कहते हैं ब्रेक डाउन कर दिया इस फंक्शन को। आई बात समझ में? हाँ, ये इस तरीके का इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूलस फंक्शन में ही अप्लाई करें। चलिए लिख लीजिए, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था ये, लिख लीजिए सब लोग। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर से देखेंगे तो x बराबर 2 रखने पर y बराबर क्या हो जाना है 0। मतलब सर इस फंक्शन को तोड़ते हैं 2 माइनस एक्स में, इंटीग्रेट करेंगे एक बार 0 से लेके 2 तक और दूसरी बार वापस इंटीग्रेट करेंगे 2 माइनस एक्स dx को 2 से लेके 3 तक, लेकिन एक माइनस साइन बाहर लगा देंगे। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 dx 2 to 3, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 2 माइनस x dx। क्या आएगा इंटीग्रेशन 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x फ्रॉम 2 to 3। वैल्यूज पुट करते जाते हैं। 4 माइनस 4 स्क्वायर 4 बाई 2 प्लस 9 बाई 2 माइनस 6 माइनस 4 बाई 2 प्लस 4। ये बचा 2, ये बचा 2 और 4 माइनस 2 प्लस 9/2 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 4, तो ये तो कट गया, नहीं 6 और 2 8 माइनस 8 प्लस 4 9/2 माइनस 2 4, प्लस का साइन एक बीच में है, माइनस 4 और ये दोनों बन गए 2 प्लस 4.5 ढाई 5/2 आ रहा है आंसर। समझ में आया सभी को क्या किया हमने? अरे यार ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 से 27 तक बताओ।
20 से 28 तक बता दो। एक सेकेंड रुको। 26, 23, 27, 28, ठीक है। और बोलो इसके अलावा 22, 24, 21, बस 25 ही बचा है, वो भी बोल ही दो कोई। सारे ही हो गए नालायकों। ट्वेंटी वन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हाँ चल, 20 नहीं पूछा है तुमने, 21 पूछा है। अभी देखो आसान है वैसे। दो पार्टिकल हैं ए और बी, ये दोनों इस एक्स वाई प्लेन में घूमते हैं, बड़े मजे से घूम रहे हैं। अब देखो जतिन, ऐसे तो मैंने 2 की टेबल भी नहीं बताई क्लास में, लेकिन 2 2 जा 4 तुम्हें याद है ना? जरूरी है मैं डिस्टेंस फॉर्मूला बताऊं तभी तुम लगाओगे? चलिए, तो x के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं? x के कोऑर्डिनेट दिए हैं 3t, t। y के कोऑर्डिनेट क्या दिए, b के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं? 6, 2 प्लस 3t स्क्वायर। ये a और b के हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड यहाँ पे पुट कर दो तो ये हो जाएगा 6, 2। ये आ गया हमारा 6, 2 पॉइंट a। ये हो जाएगा 6, 2 और 4 3 जा 12 प्लस 2 14। तो ये यहाँ कहीं है ऐसा 14। अब इनके बीच में तुम्हें दो पॉइंट के बीच में 6, 14 और 6, 2 के बीच में डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 22 देखते हैं। ये भी नहीं बताऊंगा, 22 में भी डिस्टेंस फॉर्मूला है, खुद लगाओ। लगा लोगे ना यार डिस्टेंस फॉर्मूला 22 में भी? अब ऐसा मत कहना कि आपने तो क्लास में डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं पढ़ाया। मैंने 1 + 1 = 2 भी नहीं पढ़ाया है क्लास में। बोलो तो वहीं से चालू करते हैं, व्हाट इज इंटीजर एंड व्हाट इज नेचुरल नंबर। थैंक यू, सादर धन्यवाद सभी को। क्वेश्चन नंबर 23, ए पॉइंट। अरे यार ये कुत्ते बिल्ली की कहानी दी हुई है इसमें तो। एक डॉग की लोकेशन दी है पॉइंट ए पे, और बी की पॉइंट बी पे कैट की लोकेशन दी हुई है बेटा। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइएगा आप लोग। 24, a particular straight line passes through the origin whose point एब्सिसा किसको बोलते हैं? एब्सिसा किसको बोलते हैं? जवाब दो। एब्सिसा, ए बी सी। और ये ऑर्डिनेट। एक लाइन है जो कि ऐसी जा रही है जिसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट सेम है, मतलब x और y सेम है। x बराबर y की लाइन है, तो उसने पूछ लिया है कि बस यही होगा आंसर यार। अरे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की लाइन होती है ना, ओरिजिन से पास हो रही है तो c तो 0, पढ़ाया है मैंने ये सब कि ओरिजिन से पास होगी तो c 0 हो जाएगा। अब m डिसाइड करना है, तो बेटा यहां से यहां तक में थीटा देख लो, ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो 45 डिग्री पर ही होना है ये तो, 10 45 डिग्री। सो आंसर इज y इक्वल टू x। 24 एकदम फर्जी क्वेश्चन था ये तो। हाँ, अब देखिए 25 क्वेश्चन में मान सकता हूं आपसे नहीं बना होगा। हमने ऐसा पढ़ा था,
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, पढ़ा था हमने। अगर माइनस कांस्टेंट आ जाए तो यही ग्राफ नीचे से बनता है। बोलो अब इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, दिस इज द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में ना ज्यादा दिमाग ना लगाओ, 2x को थोड़ी देर के लिए उड़ा दो। माइनस में जाता हुआ कौन सा ग्राफ है, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 है जो माइनस में जा रहे हैं। बोलो यार, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 ही हैं जो माइनस में जा रहे हैं। अच्छा, अब ये 2x हो गया है यार, ये थोड़ा सा शिफ्ट होना चाहिए था। देखो 1 और 4 तो नहीं हो सकते, 1 और 4 तो 100% नहीं हो सकते। सेकंड क्वेश्चन में ना डायग्राम ऐसा दे दिया है, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे भी बढ़ाऊं तो ये तो ऐसा इन्वर्टेड बन गया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है सेकंड वाला ऑप्शन, है ना। तो अप्रोप्रिएट आंसर के हिसाब से थर्ड होगा, क्योंकि प्लस 2x होने पे ना ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट होता है, मतलब ऐसा बनना चाहिए था ग्राफ, आना तो माइनस नीचे ही चाहिए था, लेकिन ऐसा ये प्लस 2x होता। मैं एक बार चेक कर लूंगा ये चीज और, है ना। 25th को भी अपन थोड़ा सा रोकते हैं। आ जाइए 26 क्वेश्चन पे। मेरे हिसाब से ये सही है, बट मैं एक बार फिर भी शांति से सॉल्व करूंगा इसको, है ना। मेरे हिसाब से थर्ड ऑप्शन ऐसा होना चाहिए था, पर वो क्यों है, एक ही बार में हम गलत नहीं बोलते हैं सारे सॉल्यूशंस को, तो मैं एक बार देख लूंगा। ठीक है, चलो 1-2 मिनट, चलो इधर आओ। वैसे देखो एक तरीका और भी होता है, मेरी बात सुनो, एक तरीका और भी होता है इन क्वेश्चंस को चेक करने का। मैं आपको वो सिखा देता हूँ, वो ज्यादा मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई गलती नहीं होगी। जैसे कि इसमें ऑप्शन ये दिया है ना, यहाँ पर 1 दिया है, यहाँ पर -3 दिया है और यहाँ पर -3 दिया है। तुम कोऑर्डिनेट लिखो 1,0 -3,0 और ये 0,-3 है, यही कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इनमें से कोई से भी तुम y पर रख दो, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। एक बार x की वैल्यू 1 रखो, क्या आंसर 0 आ रहा है, मतलब कि ग्राफ सही है। अगर कोई अननोन ग्राफ आ जाए तो आप ऐसे सॉल्व करोगे ना, y और x में वैल्यू पुट करके, तो आपके आंसर्स 100% सही होंगे। ठीक है, अब शुभम तुम क्या कह रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो, ये क्वेश्चन का ग्राफ बनाना है तो हम 2-3 वैल्यूज ले लेते हैं, एक नेगेटिव वैल्यू रखते हैं। जैसे x की वैल्यू -1 रखी तो y की वैल्यू क्या आना चाहिए 2, तो x की वैल्यू -1 रखी, y की वैल्यू क्या आना चाहिए 2, तो एक पॉइंट तो ये आना चाहिए -1,2। x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आना चाहिए 1, तो x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो एक तो ये आ गया 0,1। ठीक है, फिर एक और ले लेते हैं कि x की वैल्यू 1 रख दी तो y की वैल्यू क्या आ रही है 0, तो समवॉट x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू आ रही है 1, ऐसा जाना चाहिए था, बट इसने 26 में तो ऑप्शन ही, देखो 26 में ना थोड़ा सा गलत है, इसका ग्राफ इधर देखो, x की वैल्यू 2 रखो, x की वैल्यू 2 रखोगे तो y 1 आएगा, जो कि ये पॉइंट है।
अब अगर मैं मिलाऊं तो ये ग्राफ ऐसा जाना चाहिए, ऐसा। और मॉड एक्स का ग्राफ जो बनता है ना, वो ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, x माइनस 1 होने पे ये ऊपर चला जाता है, ये मुझे ध्यान है। बट इन्होंने जो थर्ड ऑप्शन दिया है ना, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट दे दिया है, वो ऐसा दे दिया है। अब वो ऐसा क्यों दे दिया है इन्होंने? एक सेकंड मुझे सोचने दो, 1-2 मिनट, हम गलत कर रहे हैं शायद। x माइनस 1 है ना, तो ये तो y 0 हो गया। अगर x की वैल्यू 0 डालते हैं तो y 1 आता है। चलो मैं समझाता हूँ। इसमें ना वैल्यूज पुट कर दो। एक बार x की वैल्यू 0 डालो, y की वैल्यू क्या आ रही है, +1, तो ये आ गया एक पॉइंट। फिर एक बार x की वैल्यू 1 डाल दो, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 0। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। फिर एक बार x की वैल्यू 2 डाल दो, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो इन्होंने ऐसे प्लॉट किया है इस ग्राफ को, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज 3। ठीक है, हाँ, समझ में आया। मॉड एक्स का ग्राफ हमेशा, मॉड एक्स का ग्राफ इधर देखो, मॉड एक्स का ग्राफ हमेशा ऐसा वी कर्व ही बनता है। मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ये होता है, लिख लो इस बात को। तो x माइनस 1 होने पर राइट साइड शिफ्ट होता है और x प्लस 1 होने पर लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है। ये तो लिख लो, ठीक है, लिखो जल्दी, लिखने तो दो। 30, 42, 29 से 42 के बीच में हो गए सभी के। कुछ छूट रहा हो तो देख लो गिनती में। क्वेश्चन नंबर 29। भैया नहीं बताने वाला मैं, 29 एपीजीपी पढ़ाया है मैंने। एपीजीपी पढ़ा दिया है मैंने। 30, 30 थोड़ा सोचना, फर्जी क्वेश्चन है एकदम। 30 में दिमाग लगाओ, एकदम फर्जी है, स्टेटमेंट है। 30 के बाद में 33। The force which meet at one point and their lines of action lie in one plane are called as, एक ही plane में the forces which meet at one point and their line of action lie in, देखिए फोर्सेस एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं ऐसे, तो कॉन्करेंट फोर्स हुए, एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो कॉन्करेंट लाइन, लाइन पासिंग फ्रॉम दी वन कॉमन पॉइंट, और एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये भी बोल दिया। तो कॉन्करेंट प्लस कोप्लेनर, समझे। अभी एक्चुअल वेक्टर नहीं बनेगा तुमसे, 34 छोड़ दो। एंगुलर वेलोसिटी कहां से पढ़ा दूंगा मैं, अभी अभी नहीं बनेगा।
36 नहीं बना जिससे मतलब यार कुछ नहीं हो सकता। 36 नहीं पूछा है ना, गुड। 37 में क्या दिक्कत आ गई यार, दिमाग नहीं लगाते हो। ये ए वेक्टर, आपसे पूछा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर क्या होगा। बताइए कैसे करेंगे, मुझे तो नहीं आया समझ में। सभी लोग बताओ। इन अ गिवन फिगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज, अरे ये डायग्राम देखो ना, ये डायग्राम क्या कह रहा है, ये डायग्राम कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर होना ही चाहिए। नोट लिखवाया है ये तो मैंने। तो यहाँ पे सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, 2c वेक्टर, ओ हो, हा 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 हा, तोते उड़ गए एकदम। 38 कितनों को नहीं आया, 38 कितनों को नहीं आया। हाँ यार, 38 कितनों को नहीं आया। बेटा ऐसा थोड़ी है कि तुम 38 बोल दोगे और मैं सॉल्व करा दूंगा, मैं भी तो पूछूंगा। बस फिर नहीं कर रहे 38 जब सब लिख रहे हैं आ गया तो। 39, द वेक्टर सम ऑफ 10 न्यूटन एंड 8 न्यूटन कैन नॉट बी। 39 कितनों को नहीं आया। तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं नहीं पूछूंगा। तुम बताओ कहाँ नहीं आया, तभी बताऊंगा मैं। 37 बचा है, 37 हो गया ना। 40, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फोर्स, 40 कितनों को नहीं आया। समीर शिवहरे, क्वेश्चन नंबर 38 के लिए तुम वेक्टर की रेंज वापस पढ़ोगे आज कॉपी से। 40 के लिए भी बच्चे वेक्टर की रेंज वापस पढ़ेंगे। जिया, अभिलाषा, अंजलि, वेक्टर की रेंज वापस पढ़ें। बहुत आसान क्वेश्चन है। 41, द टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, चलो थोड़ा अंग्रेजी में पूछ लिया है यार। 41 तो 41 में क्या है, द टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैव रिजल्टेंट इक्वल टू देयर टू ईदर द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। अच्छा, दो वेक्टर, अरे यार शर्म तो कर लो थोड़ी सी। दो वेक्टर है, इनका सम इनके मैग्नीट्यूड के बराबर ही आया है। दोनों में से किसी भी एक के मैग्नीट्यूड के बराबर ही आया है। थीटा कितना होना चाहिए, 120 डिग्री। रटवाया है ये तो क्लास कॉपी में। जो बच्चों को ये नहीं आया ना, देखो दो टाइप से बच्चे डाउट पूछते हैं। एक तो पूछते हैं कि चलो नंबर ही तो लिखना है, तो उसमें उन्होंने सबका नुकसान कर दिया, टाइम चला गया। और जिन्हें नहीं आया मतलब कि वो वाकई में नहीं पढ़ रहे हैं घर पे, उन्हें पढ़ने की जरूरत है। तो अब देख लो जिसने जो पूछा हो उस हिसाब से। भैया 42 भी सॉल्व कर लेना खुद ही। आगे चलो। 43 से 53, 43 से 53, 43 नहीं आया। प्रवेश तुम बताओ कैसे पढ़ाऊं मैं। डाउट कौन बताएगा इन बच्चों को, तुम बताओगे। किसी बच्चे को अगर ये दिक्कत हो रही है, रेगुलर क्लास नहीं है, तो भैया अब मैं क्या कर सकता हूँ। डाउट भी तो लेना है ना, क्वेश्चंस भी तो एक्सप्लेन करने हैं कि सिर्फ पढ़ते रहें। अरे डाउट क्लास में, एक्चुअल में डाउट क्लास में कोऑर्डिनेट नहीं हो पाया था इस बार, नहीं तो मैं नहीं डिस्कस करता। ठीक है चलो, अभी तो पढ़ो।
अथर्व मैं गारंटी नहीं दे सकता क्या लेवल का पेपर आता है, मतलब ये तो कुछ भी बात हो गई ना बेटा। चलिए तो 43 में क्या दिक्कत आ गई यार? और रिजल्टेंट दिया है √7b। फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos 60 डिग्री, एंगल बिटवीन द वेक्टर cos 60 है 1/2 बराबर 7b स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर ए बी बराबर 6b स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर कर दो सब जगह। ये बन गया 1, ये बन गया b बाय ए, 6b बाय ए का होल स्क्वायर प्लस b बाय ए प्लस 1 x 6x स्क्वायर प्लस 1। ऐसा लिख दूं क्या? b बाय ए को कैपिटल X मान लो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। जो x की वैल्यू आएगी वही क्या होगी? b बाय ए की वैल्यू। क्लियर है सभी को? 43। देखो एक्चुअली ना वीक में एक क्लास ऐसी होना चाहिए, वीक में नहीं तो एटलीस्ट 2 वीक में एक क्लास तो ऐसी होना चाहिए जहां पे मैं तुम्हें डाउट बताऊं, क्योंकि मैंने तुम्हें पूरा पढ़ाया है। अगर मैं ऐसा सोचूंगा कि मैं डाउट नहीं बताऊंगा, कोई और बता देगा, बच्चे खुद कर लेंगे, तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। बेसिक मैथ्स में मैंने डाउट नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था वहां सबसे बन जाएगा। एक क्लास तो मैं 2 हफ्ते में एक बार ऐसी लूंगा ही जिसमें कि मैं तुमसे मॉड्यूल के क्वेश्चन पूछूंगा और सॉल्व कराऊंगा। मॉड्यूल जिस बच्चे से बनता है ना उसका 80% पार्ट कवर हो जाता है नीट का। तो बिल्कुल पूछूंगा मैं, तो मॉड्यूल तो मेरे लिए कंपलसरी है कराना, उसमें मैं लापरवाही नहीं रख सकता। 44। अरे यार तुम लोग क्वेश्चन की ना लैंग्वेज नहीं समझते हो, तुम्हारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है। 44 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर और a प्लस बी बराबर c। यहां पर साफ मतलब है कि a वेक्टर और b वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर एडिशन की वैल्यू है c, और a और b का मैग्नीट्यूड जोड़ेंगे तो वो क्या आएगा? c के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो इसके हिसाब से फॉर्मूला लगाओ, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos 60 डिग्री cos थीटा बराबर c स्क्वायर, और इसके हिसाब से लिखो a प्लस बी की जगह पे c, तो c की जगह पे लिख देना a स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गए, 2ab से 2ab कट गया, तो cos थीटा बराबर आ रहा है 1, तो थीटा बराबर 0। समझ गए? 44। 45 खुद सॉल्व करो, 45 खुद सॉल्व करो। 51 51 भी होमवर्क है, फिर से सॉल्व करो, अच्छा क्वेश्चन है। 49 में करा देता हूँ। 49 वैसे आसान है, मैंने करा रखा है क्लास में। 49 में करा देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 क्वेश्चन में कह रहा है कि रिजल्टेंट जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो ए से परपेंडिकुलर है, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। और हमने 10 अल्फा जो लिखा था उसमें अल्फा ए वेक्टर से ही बनाया है। याद करो क्लास में चिल्ला चिल्ला के बोली है ये बात। 10 अल्फा बराबर क्या लिखा था? बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। ये 90 डिग्री अल्फा 90 होने पे क्या हो गया? इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट कब हो सकता है? जब डिनोमिनेटर 0 हो, ये भी मैंने क्लास में बताया था। तो a प्लस बी कॉस थीटा बराबर 0,
तो cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ए बाय बी, तो थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स माइनस ए बाय बी. Is it clear to everyone? अच्छा क्वेश्चन है. इसे तो आप लोग याद भी रख सकते हो कि जब कभी भी एंगल सीधे सीधे ऐसा बने तो थीटा की वैल्यू ये होती है, रिजल्टेंट अगर ऐसा बने तो. बहुत ही अच्छी बात है. तो चलिए 52. अदिति सॉल्व कर, बन जाएगा. खुद सॉल्व कर, यही सॉल्व करेगी, बन जाएगा. 52 क्वेश्चन देख लेते हैं. 52 में क्या हो रहा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट R1 है. ठीक है. ऑन रिवर्सिंग बी वेक्टर को अगर रिवर्स कर दें, माइनस बी बना दें मतलब, सो द रिजल्टेंट इज R2. व्हाट इज द 2R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर. अच्छा 2R1 स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2AB कॉस थीटा. R2 स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा. याद करो यही पढ़ाया था. R1 होता है रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और R2 होता है रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. जवाब दो यार. ये कट गया इससे. 2 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर. इट इज सिंपली 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अरे यार 52 समझ में आया बेटा इतना. क्वेश्चन नंबर 55 से 80, 55 से 80 के बीच में सारे डाउट बताओ. क्वेश्चन नंबर 55 टू 80 के बीच में जो डाउट हो वो बताओ यार. एक सेकंड रुको. 62 58 57 73 55 82 59. हाँ और हैं क्या. 56 76. थोड़ा देख भी लो, अगर यहाँ लिखे हो तो लिखने की आवश्यकता नहीं है. चलिए सबके ऑलमोस्ट यही डाउट है. क्वेश्चन नंबर 55 है क्या, 55 है. देखो 55 को मैं आपको ऐसे सिखाता हूं. एक रिंग है, इस रिंग पे 3 इक्वल फोर्स लग रहे हैं. एक इधर, एक इधर, एक इधर. इनके बीच में एंगल है 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री. तुम ध्यान से देखो, फोर्सेस भी इक्वल है, फोर्सेस भी इक्वल है और साथ ही साथ एंगल्स भी इक्वल है. रिजल्टेंट विल बी 0. पेंटागन 55, क्वेश्चन नंबर 55. तुम खुद ध्यान से देखो, पेंटागन बन रहा है. जैसे कि यहां पर क्या बनेगा, यहां पर सर इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा. ये होगा एफ ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर. ऐसे इनको नाम दे दो, ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर. हर किसी के बीच में एंगल 120 है, देख लो तुम.
सॉरी ये ऐसा बनेगा, तो ये ए ऐसा, बी ऐसा, ये 120, ये सी ऐसा और ये 120। देख लो, आई बात समझ में? तो वैसे ही स्टैंडर्ड फिगर्स याद रखो। स्टैंडर्ड फिगर्स ध्यान रखो। अगर मैं कह दूं कि 4 फोर्सेस एक स्क्वायर के फॉर्म में लग रहे हैं, मतलब वो बैलेंस्ड है, तो 55 में आंसर होना चाहिए 0, क्योंकि पेंटागन कंप्लीट है और इक्वल एंगल्स पे बन रहा है, इक्वल एंगल इक्वल वैल्यू ऑफ फोर्स पे बन रहा है। ठीक है, तो 55 इज डन। 56 ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर lies in a plane, तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। वो कह रहा है ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट 0 भी हो सकता है। अगर ये इक्वल फोर्स हुए और इक्वल एंगल पे हुए तो एक पॉसिबिलिटी तो बनती है कि अगर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं तो 0 हो सकता है। बोलो, ये पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है, ऐसा उसने नहीं कहा है कि ए बी सी के मैग्नीट्यूड बराबर हैं। तो एक आंसर तो ये होना चाहिए। बट कैन नॉट बी 0, मे बी 0 बोल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है। कैन नॉट बी 0 मतलब परफेक्टली कि ये 0 कभी नहीं होगा, तो इसीलिए सेकंड गलत हो गया, है ना। lies in the plane containing A and B, बात तो वही हुई। देखो, ए और बी के प्लेन में ही आ रहा है ये, तो बात तो थर्ड ऑप्शन तो वही हुआ। तो मेरे ख्याल तक फोर्थ होना चाहिए, 56 का फोर्थ ऑप्शन। ठीक है ना। लैंग्वेज पढ़ो क्वेश्चन की, उसी से सीखोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 59। ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 0। ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया। द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो एंगल है वो कितना है? द एंगल बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में, बी ऐसा सी ऐसा, हाँ, ये एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो ये हो गया 60, ये हो गया 30, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा 90 डिग्री। तो डायग्राम थोड़ा सा ऐसा बना ले हम। कैसे बना लोगे सर? ऐसा ऐसा ऐसे बना लेंगे कि ये हो गया हमारा ए वेक्टर और ये हो गया हमारा सी वेक्टर। ए और सी के बीच में एंगल बन गया 90 डिग्री, ये ऑटोमेटिकली बन गया बी वेक्टर। अब पूछा है द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी सी। कर लोगे क्या यार सॉल्व? चारों ऑप्शन है, इनको चेक कर लो। चारों ऑप्शन जो है इनको चेक कर लो यार। चारों ऑप्शन जो है इनको चेक कर लो। जो प्रॉपर्टी को बैलेंस कर रहा होगा, चारों ऑप्शन में से जो भी पाइथागोरस थ्योरम को बैलेंस कर रहा होगा वही आंसर होगा। हाँ ना बोलो।
हाँ, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है 57। आप बच्चे 57 को स्टार मार्क कर लें सब लोग। इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं सिखाऊंगा। 57 को स्टार मार्क कर लें सब लोग। है ना, इसका कॉन्सेप्ट होता है, मैं सिखाऊंगा, बिल्कुल सिखाऊंगा, डेफिनेटली। तो अभी नहीं, क्योंकि अभी क्लास में अपन आगे चल रहे हैं, तो मतलब अभी ये खत्म करने के मोड में है। अच्छा, 58 57 दिए हुए हैं आप लोगों ने, चलो बता ही देते हैं फिर। भैया 58 तो खुद ट्राई कर लो एक बार और। 58 इज होमवर्क। 57 सिखा देते हैं, पर 57 के बाद आगे के कुछ भी डाउट नहीं हो पाएंगे, काफी लंबा टॉपिक है। कोई नहीं, कल फिर लेंगे हम डाउट की क्लास, पर खत्म तो करेंगे, बिना सीखे नहीं जाएंगे। चलो, नया कुछ सीखने को मिलेगा। आओ इधर। इधर देखो, सभी लोग एक बार में सिखाऊंगा मैं, है ना, याद रखना। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो ये भी नहीं चाहते हुए पैरेललोग्राम से क्या बन जाएगा, ए, और ये भी क्या बन जाएगा, बी। बोलो ना यार। और ये जो लाइन जाएगी ये क्या बनेगी, रिजल्टेंट। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, बड़ा मजा आएगा। अच्छा, मैंने तुम्हें पॉलीगॉन लॉ पढ़ाया कि नहीं? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाया कि नहीं? नहीं पढ़ाया तो फिर रुको। 57 अपन कल की क्लास में ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि पॉलीगॉन लॉ के बिना क्वेश्चन नहीं होगा। 57 हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि बिना पॉलीगॉन के क्वेश्चन नहीं होगा। 58 आप लोग ट्राई करना। 59 मैंने बता दिया, ठीक है। अभी क्या है, सब डाउट वाले मोड में है अपन, तो अननेसेसरी कुछ नया पढ़ेंगे और छूट जाएगा। 62 बताना है अब। बहुत बहुत क्वेश्चन पूछते हो यार, ऐसा लगता है मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूं तुम्हें। कितने क्वेश्चन ले आते हो यार डाउट में। चलो 62 देखो। अरे तुम यार शब्दों को पढ़ना नहीं जानते हो क्या? 62 में देखो, 62 में क्या कह रहा है, i प्लस जे प्लस के एक वेक्टर है, ए वेक्टर मान लो, और 3i दूसरा वेक्टर है। ये दोनों ने मिलकर दो साइड बना दी ट्राइंगल की। ये बन गई एक ए वेक्टर की साइड, एक बन गई ये बी वेक्टर की साइड, ठीक है भैया, बन गई। द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल कैन बी, अब तीसरी साइड बनानी है तो कुछ भी लगा लो यार, ट्राइंगल लॉ लगा लो, आर वेक्टर, और लिख दो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए और बी को जोड़ दो, 4i जे प्लस के। मैंने ये सिखाया है कि नहीं अभी तक? रिजल्ट कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पढ़ा है तो उसमें सिखाया है ना, ये ए के साथ आई, के साथ आई जुड़ जाता है, जे के साथ जे जुड़ जाता है, के साथ के जुड़ जाता है। अब इसमें 0 जे है और 0 के है, तो जोड़ दो। और उसने पूछ लिया है कि इसकी लेंथ कितनी होगी, तो मैग्नीट्यूड निकाल लो, 4 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 16, 17 18 रूट 18। बेटा कभी भी आपको एक बात याद रखो, आपको कभी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं आएगा, मैं फिर कह रहा हूं, मेरी क्लास में मैं फॉर्मूला बेस्ड नहीं पढ़ाता हूं, मैं सारे कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। आपको कभी क्लास में ऐसा नहीं आने वाला है कि आप बस जो क्लास में पढ़ाया है वही फार्मूले यहाँ लगा पाओगे। इस टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें बैकहैंड पूरा कंप्लीट था तुम्हारा, तुम्हें ट्रायंगल लॉ लगाना आता था, तुमने ट्रायंगल नहीं बनाया, तुम्हें ये सारी चीजें सिखाई गई थी, सिर्फ तुम्हें ग्रिप करना था कॉन्सेप्ट की ट्रायंगल लॉ की तीनों साइड से हम सॉल्व कर ले। समझे?
कि नहीं? चलिए लिखिए इसको सभी लोग। हाँ भैया, एक अंगूठी ले लो। ये जो अंगूठी है, ये अंगूठी टेबल पर रखी हुई है, ये रिंग है। ज्यादा खुश मत हो, पहनाने के दिन नहीं है अभी, ठीक है? इस रिंग को मूव होने से रोकना है, इस रिंग को मूव होने से रोकना है। कैसे रोकोगे? कुछ बच्चे इसी बात पे खुश हो गए। इस रिंग को मूव होने पे से रोकने का एक तो तरीका है कि अगर एक आदमी इधर खींचेगा तो इधर चली जाएगी, अगर एक आदमी इधर खींचेगा तो इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट के हिसाब से चली जाएगी। लेकिन इन दोनों फोर्सेस के हिसाब से अगर एक आदमी इधर खींच ले तो ये तीनों फोर्स बैलेंस हो गए, अब ये नहीं जाएगी। तो एक प्लेन में मिनिमम, पहली बात तो यहां से ऐसे समझ में आती है, ये भी नहीं दिमाग में आता, ये भी दिमाग में नहीं आता, तो ऐसे देखो कि मिनिमम क्लोज्ड फिगर कौन सा बन सकता है? एक क्लोज्ड फिगर कितनी साइड से मिलके बन सकता है? क्लोज्ड फिगर 3 साइड से, ट्राइंगल। मतलब, और क्लोज्ड फिगर का बनने का मतलब ही क्या होता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ? सब कुछ बैलेंस्ड है, रिजल्टेंट क्या है? 0। सो द क्लोज्ड फिगर इज फाउंड बाय 3 साइड। तो मिनिमम एक ही प्लेन में 3 वेक्टर, एक ही प्लेन में 3 कोप्लेनर वेक्टर अगर होंगे तो भी काम हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर 64 इज 3। लगा तो तुम 4 5 6 भी सकते हो, लेकिन कम से कम में क्या काम हो सकता है? 3। अच्छा, मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड बोला है ना बेटा? सेम मैग्नीट्यूड बोल देगा तो मेरे हिसाब से 64 का 2 3 आएगा यार, 64 का तो 2 ही है। अगर सेम मैग्नीट्यूड बोल देता तो टग ऑफ वार वाली सिचुएशन हो जाती कि 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है, 5 न्यूटन से इधर खींच लो, तो दो फोर्सेस में ही काम बन गया अपना। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो, क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रही है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड कोप्लेनर। डिफरेंट का मतलब ही बच्चों ये होता है कि वो 3 चाहता है आंसर। 2 कब होंगे? जब मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो इधर से तुम खींचो, उधर से मैं खींचू, टग ऑफ वॉर वाली सिचुएशन हो जाएगी। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। 63 के आगे से 84 20 क्वेश्चन बाकी हैं, आधे एक घंटे में हो जाएंगे। उसके बाद में मैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा दूंगा तुम लोगों को, ठीक है?